ज्ञान की देवी बनाकर किसको पढ़ाया जाता है? अभी देखिए चालाकी है, पहली ट्रेनिंग मैंने यही दे दी, जो मुझे बोलना था मैंने आपसे बुलवा दिया। एक शेर बड़ा अच्छा है उदय प्रताप जी का कि इस दौर में जहां सब डोल रहे हैं, एक तुझे ही क्या पड़ी है कि सच बोल रहे हैं। तो सच बोलने वाले लोगों की जमात यहाँ इकट्ठा हुई है। आप सबका स्वागत, और मैं बधाई देना चाहता हूं सुमित को, उनकी पूरी टीम को, कि इतने विपरीत परिस्थितियों में 5वीं बार बहुजन यूट्यूबर मीट उन्होंने आयोजित किया है। कुछ कोशिशें होती हैं जो आगाज तो बहुत शानदार होता है जिनका, मगर वो बहुत दूर तक सफर नहीं तय कर पाते। मिसाल के तौर पर आज जिस कार्यक्रम की जरूरत सोशल मीडिया से जुड़े हर एक शख्स के लिए है, और उनमें भी जो पहली पीढ़ी के लोग हैं जिनके हाथ में कैमरा और माइक है और जिनके दिल में 2 चीजें हैं, हिम्मत और जुनून, निडर होकर के अपने समाज, अपने सच को बोलने की हिम्मत, उस तबके के लिए जो सबसे जरूरी कार्यक्रम है वो है यूट्यूब की दुनिया में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना। और 1-2 बार तो कोई भी कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन 5वें साल लगातार ये कार्यक्रम आयोजित कर ले गए और विपरीत परिस्थितियों में कर ले गए। इनके पास कोई बहुत संसाधन, बहुत बड़ी कोई टीम वो नहीं है। क्योंकि मैं पहले कार्यक्रम से जुड़ा रहा और आज भी जुड़ा हूं, तो मुझे लग रहा है कि एक बधाई आप सबकी तरफ से उस पूरी आयोजन समिति को देनी चाहिए। और बातचीत हो रही है, समझ से पड़ी है, कई बार उसमें जब बह जाएं तो तथ्य कहां याद रहे। तो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं इस पूरी आयोजन समिति का कि जिस व्यक्ति का मूल पेशा प्रोफेसर होना था, और मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल मैं प्रोफेसर नहीं हूं, चाहता तो हो सकता था, बस वही एक कमी रह गई, और जिसको मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, बार बार बोलता हूं क्योंकि उससे हिम्मत मिलती है, कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। तो आज आपके सामने खड़े उसी रीढ़ की वजह से। और मुझे लगता है कि इस बहुजन यूट्यूबर मीट का एक कामयाबी इस बात के लिए भी है कि उसने रीढ़ वाले देश भर के बिखरे अलग अलग इलाकों में काम कर रहे तमाम लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। और मुझे जब से पता चला, कल सुमित से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया कि जो एंट्रीज आई हैं वो पूरे देश के अलग अलग कोनों से आई हैं। तो उसके लिए आप सबका स्वागत। और उम्र देखिए ना, 60 साल से लेकर के बहुत कम उम्र के नौजवानों तक एक मिश्रण है, और ये एक बहुत शानदार आयोजन इस बात का लिए है। लेकिन एक प्रोफेसर जिससे अगर आज भी आप पूछेंगे कि आपके दिल का सबसे करीबी पेशा क्या है, तो मैं आज भी कहूंगा कि मैं अपने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होना चाहता हूं। लेकिन हाँ, चूंकि वो परिस्थितियां नहीं है इसलिए हम वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए था, लेकिन हम वहां हैं जहां वो नहीं होने देना चाहते थे, लोगों के दिलों में, लोगों के ज़हन में और लोगों के यकीन और भरोसे में। और इसलिए मैं आज आपके बीच में हूं। और प्रोफेसर किस बात पर सबसे बेहतर बात कर सकता है, क्योंकि पत्रकार के होना क्या है वो पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए लोग आपको बताएंगे। सुमित ने अभी बताया, और भी जो वक्ता आएंगे, अभी आशुतोष जी अपनी पूरी बात कह रहे थे, तो ये उस पेशे से सीधे जुड़े हुए हैं, समर बैठे हुए हैं। ये तमाम लोग संस्थान में पढ़े हों या न पढ़े हों, लेकिन पत्रकारिता से सीधे जुड़े रहे हों। तो एक पत्रकार होने की तकनीकी खूबियां क्या होनी चाहिए, तकनीकी पहलू क्या होना चाहिए, वो आपको पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग बताएंगे। और मेरा कोई दावा नहीं है कि फिलहाल मैं कोई पत्रकार हूं,
लेकिन जिस वक्त पत्रकार इतने बुरे हो गए कि वो जनता के बीच न जाए, कल्पना करिए आप ऐसी पत्रकारिता कभी सोच सकते हैं कि जो देश के कथित तौर पर सबसे बड़े पत्रकार होने का दावा करते हैं, जिस झूठी टीआरपी के दम पर वो देश के सबसे अव्वल पत्रकारों में अपनी गिनती शुमार करते हैं, उन लोगों की स्थिति यह है कि वो जनता के बीच अपना माइक लेकर के नहीं जा सकते। वो अपने आम जनता जिसके दम पर वो पत्रकार बने हैं, उनके बीच अपना माइक लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अपना यकीन, अपना भरोसा खो दिया है। और कुछ पत्रकार तो आज की तारीख में ऐसे हैं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में पत्रकार ही नहीं, प्रोफेसर भी जेलों में बंद हैं, मुकदमा झेल रहे हैं। और कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। पत्रकार को अगर सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए तो फिर पत्रकारिता से जुड़े हुए हर व्यक्ति को सोचना होगा। मुझे लगता है कि उस बच्चे को सुरक्षा की जरूरत है जो साइकिल पर पत्रकारिता करता था, अब उसने मोटरसाइकिल खरीद ली है और मुकदमा झेलते हुए भी बेखौफ होकर के अपनी आवाज उठाने का काम कर रहा है। तो ऐसे वक्त में पत्रकारिता पर बात करना और ऐसे एक खूबसूरत आयोजन में बात करना, मुझे लगता है बहुत जरूरी पहलू इसका यह है। सुमित जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि नारद को पहले पत्रकार के रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे देश के विश्वविद्यालयों में ज्ञान की देवी बनाकर किसको पढ़ाया जाता है। अभी देखिए चालाकी है, पहली ट्रेनिंग मैंने यही दे दी, जो मुझे बोलना था मैंने आपसे बुलवा दिया। माइक में मेरे नाम के आगे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चालाकी उन्हीं को थोड़ा ही आती है कि देश के गद्दारों को फिर सामने से आवाज आई, और टीवी पर बैठकर उनका प्रवक्ता कहता है कि नेता ने थोड़ा ही बोला था गोली मारने के बाद, वो तो जनता ने बोला था। समझ रहे खेला? सबसे बड़ा खेल आज की तारीख में कुछ है तो वो भाषा है, और उस भाषा में ही खेल खेलना होता है। प्रोफेसर अपने ढंग से खेल खेलता है, लेकिन सबसे बड़े खिलाड़ी उसके तो पत्रकार ही हैं। वसीम बरेलवी का एक शेर मुझे बहुत प्रिय लगता है, इससे भी आप समझ जाएंगे कि मैं किस दिशा में आपको अगले कुछ मिनटों में ले जाना चाह रहा हूं। कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, और एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने कैसे मां बाप के चेहरे से हंसी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कौन सी बात कहां कैसे कहना है। मेरी बातचीत का यही बिंदु कि जब आपके शैक्षणिक संस्थानों में मिथकों के जरिए कहानी सुनाई जाए कि नारद जिनका वजूद था या नहीं था यह भी प्रमाणित नहीं है, और वो पहले पत्रकार है, तो देश के विश्वविद्यालयों में क्या होगा? आज जिन्हें प्रोफेसर होना चाहिए वो विश्वविद्यालयों से बाहर हैं, और मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे तमाम लोग बाहर हैं, और जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिनके पास शुद्ध लिखने को कह दो तो एक पन्ना लिख नहीं पाएंगे, उनकी भाषा इतनी खराब है, उनकी समझदारी इतनी खराब है, लेकिन वो एक खास किस्म के ढांचे में शर्तों को पूरा करते हैं, तो इसलिए वो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ही नहीं वाइस चांसलर तक बने हुए।